हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। हमने जो है कल एक टॉपिक कवर किया था हॉस्पिटल सर्विस क्रेडिट का, जिसमें कि हमने एसेट्स एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट शुरू किया था। उसमें जो कुछ जो है पार्ट जो है वो रह गया है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इसके अंदर। तो हम पहले वो कवर करेंगे और जो है इसी आज ही हम जो है एक नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे हॉस्पिटल सर्विस क्रेडिट का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा। तो इससे पहले हमने कुछ जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से, जो अगर हम बात करते हैं ड्यूटीज जो है स्टाफ की, वो कौन कौन सी और क्या क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। जैसे कि सीएमओ की हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और हमने किस किस की पढ़ी थी, हमारे पास स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी पढ़ी थी हमने। दो ही जो स्टाफ होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे पास है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो है सीनियर रेजिडेंट, दैट इज एट SR जो हम जिनको बोलते हैं। इनके अदर और भी होते हैं, JR वगैरह भी होते हैं, पर यहाँ पे हम किसके बारे में अभी पहले पढ़ेंगे, सीनियर रेजिडेंट। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जो मेन काम क्या होता है, एग्जामिन करना जितने भी पेशेंट्स हैं और उनको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। तो इनका ये काम होगा, यानी कि जो पेशेंट्स जितने भी वहाँ पे आ रहे हैं उनको एग्जामिन करना एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट देना। ठीक है, उसके बाद जितने भी, अगर कोई भी पेशेंट सीरियस है, जितने भी पेशेंट वहाँ पे सीरियस हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी भी स्पेशलिस्ट से जो वहाँ पे होगा उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कंसल्ट करेंगे और वहाँ पे कुछ भी आगे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो आगे उनको फर्दर बताएंगे स्पेशलिस्ट ऑन कॉल जो भी वहाँ पे ड्यूटी पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इनका दूसरा काम क्या होगा कि वो जो ट्रांसफर करेंगे पेशेंट्स को ऑन द एडवाइस ऑफ स्पेशलिस्ट की। इन्होंने कंसल्ट किया स्पेशलिस्ट से, जो भी हमारे पास सीरियस पेशेंट था। ठीक है, तो अब उनकी ही एडवाइस पर वो उस पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में करेंगे, कि मान लो उसको माइनर जो है ऑपरेट करना है कुछ ऑपरेशन थिएटर में, उसका ट्रीट करना है, सर्जरी वगैरह करनी है, या फिर आईसीयू में करेंगे या फिर वार्ड में करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट उसकी जो जॉब आती है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो क्या होगी, विल कॉपरेट विद कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की, जो भी मेडिकल होगा, कैजुअलिटी का मेडिकल ऑफिसर होगा, उनके साथ कॉपरेट करेंगे। और अगर जो भी केसेस बन रहे हैं मेडिको लीगल केसेस के अंदर, उनको कंप्लीट कराने में, उस रिकॉर्ड को मेंटेन कराने में क्या करेंगे, वो हेल्प वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है, जितने भी हमारे पास अब जो मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स है, जैसे कि उसका हिस्ट्री क्या थी, एग्जामिनेशन किस तरह से हुआ, क्या उसमें क्या क्या हुआ, लैब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, उसको डायग्नोज क्या किया गया। ठीक है, तो ये सारी जो है उनकी केस शीट्स पर वो इंश्योर करेंगे कि वो सब अच्छे तरीके से लिखा गया है या फिर वो नहीं लिखा गया, यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस पर्टिकुलर चीज का जो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए हॉस्पिटल रिकॉर्ड में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे तरीके से हो। अब कोई भी अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको सर्टिफाई करना, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ में उसको दोबारा से काउंटर साइन करवाना किसी भी एमओ से, या दैट इज मेडिकल ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट से। तो ये जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास किससे आ गई, सीनियर रेजिडेंट्स की आ गई। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जूनियर स्पेशलिस्ट पे। जूनियर स्पेशलिस्ट में काम क्या होगा कि इनको जो है ड्यूटीज दी जाएंगी जो कि रोटेशनल होगी, कि मतलब बहुत सारे जो है कुछ जूनियर स्पेशलिस्ट होंगे, तो उनको टर्न वाइज या फिर रोटेशन वाइज वहाँ पे कैजुअलिटी में या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें क्या दिए जाएंगी, ड्यूटीज दी जाएंगी जो कि उनको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ही विल कैरी आउट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज बाय द SR, दैट इज सीनियर रेजिडेंट या फिर मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो भी सीनियर रेजिडेंट है उन्होंने एग्जामिन कर दिया है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। अब जो है आगे का जो ट्रीटमेंट है वो कौन कैरी आउट करेगा प्रॉपर, वो जूनियर स्पेशलिस्ट वहाँ पे कैरी आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ही विल राइट पेशेंट्स केस शीट इन नीट एंड लेजेबल हैंड राइटिंग विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फाइंडिंग, यानी कि जो पेशेंट को केस शीट होगी उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लिखने का काम जो है किसका होगा, जूनियर स्पेशलिस्ट का होगा। और उसमें इस चीज़ का उसको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट, जो भी रेलिवेंट फाइंडिंग्स उसको मिली है उस टाइम पर, वो भी सब कुछ वहाँ पे लिखी जाए उस केस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट है, ही विल परफॉर्म माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर रेजिडेंट। तो जो भी छोटे मोटे जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स वगैरह होंगे वो कौन करेगा, हमारे पास जूनियर स्पेशलिस्ट ही करते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर रेजिडेंट। नेक्स्ट है ड्रेसिंग वगैरह करना, जो भी पेशेंट है उनको ड्रेसिंग की जरूरत है, तो जो भी मेडिकल ऑफिसर सीनियर रेजिडेंट्स को बताएंगे, जिस तरह से बताएंगे तो वो ड्रेसिंग वगैरह भी करेंगे। ठीक है, और जो भी उनका पर्टिकुलर जो उनके
सीनियर रेजिडेंट होंगी उनके साथ राउंड्स पे जाएंगे ऑब्जर्वेशंस के लिए, जो भी पेशेंट्स हैं कि इस पेशेंट के लिए यहाँ पे गए हैं, फिर अगले पेशेंट पे गए, मतलब पेशेंट्स के राउंड्स लेंगे कि कौन सा पेशेंट कितनी उसके ट्रीटमेंट किस तरह का चल रहा है, तो ये सब भी करेंगे वो। उसके बाद जो भी उनको जो ड्यूटीज असाइंड हुई हैं, जो भी वर्क असाइंड हुआ है फ्रॉम द एसआर और एमओ, वो उनको उनका काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट्स का, अगर कोई पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, अगर मान लो किसी केस में किसी पेशेंट की डेथ हो गई है या बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, सीरियस है बहुत ज़्यादा पेशेंट, ठीक है, तो उनके रिलेटिव्स को या फिर पेशेंट को हैंडल करने का भी काम कहाँ पे किसका आता है, जूनियर स्पेशलिस्ट का ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास डीएनएस, एएनएस या फिर नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज। तो जो इंचार्ज होती है नर्सिंग स्टाफ की, ये इसके अंदर आते हैं। तो जो हमारे पास नर्सिंग जो स्टाफ होता है, चाहे वो उसका इंचार्ज हो या जो भी नर्सिंग स्टाफ है, वो एक तरह से हमारे पास हॉस्पिटल के किसी भी हॉस्पिटल क्या होता है, एक तरह से बैकबोन की तरह काम करते हैं, एक प्रॉपर फंक्शनिंग में, रेगुलेशन में हेल्प कराने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है कि जो वर्किंग है वो प्रॉपर अच्छी तरह से एफिशिएंटली वहाँ पे चले। ठीक है, वो जो काम है, जितने भी स्टाफ नर्स होंगी उनको उनका काम अलॉट करना और उनका सुपरविजन करना कि काम जो है वो अच्छी तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और स्पेशली कब जब कोई मास कैजुअलिटी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, तो उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से सुपरविजन करना किसका काम होगा, ये नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज का काम ये होगा। ड्यूटी का रोस्टर बनाना, जो भी फर्दर वहाँ पे ग्रुप डी का स्टाफ है, यहाँ पे स्टाफ नर्स है, तो उन सबका प्रॉपर तरीके से ड्यूटी रोस्टर बनाना कैजुअलिटी में, ताकि हर एक जगह पे एक प्रॉपर जो है ट्रेंड वहाँ पे पर्सनल जो है स्टाफ प्रेजेंट हो। ठीक है, ताकि पेशेंट्स में कोई भी पेशेंट्स को दिक्कत ना हो कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, वो जो भी वहाँ पे क्लीननेस होगी, सैनिटेशन होगी वार्ड्स की, तो वो उसका उनको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप डी स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसको मेंटेन करवाए वो चीज़ के लिए। ठीक है, जो स्टॉक होगा, जैसे कि ड्रग्स होंगे जो भी वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, आईवी फ्लूइड्स होने चाहिए, कंज्यूमेबल्स जो भी होंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, उनका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए रिकॉर्ड की कितने वहाँ पे प्रेजेंट हैं। मान लो अगर ड्रग्स की बात करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स वहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी ड्रग्स हैं और हमें कितना स्टॉक उनका चाहिए, तो ये सबका मेंटेनेंस भी वो करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पास O2 सप्लाई, प्रॉपर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे होना चाहिए, बॉयल्स अपैरेटस होना चाहिए, ईसीजी की मशीन होनी चाहिए, तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे होने चाहिए, और प्रॉपर जो मशीन है उनका वर्किंग ऑर्डर भी होना वहाँ पे चाहिए, चेक होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब जो है वहाँ पे जो उनका कोऑर्डिनेशन, जो भी काम चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है उस पर्टिकुलर एरिया का, जो कैजुअलिटी का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसको, मतलब प्रॉपर एटमॉस्फेयर उसका अच्छे से होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन वे में काम होना चाहिए, जितना भी स्टाफ है वो अच्छे तरीके से काम करे, इस सब को ध्यान रखना है। जितने भी नर्सिंग पर्सनल है शुड बी एक्टिव होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए वाइल डिस्चार्जिंग हर ड्यूटी। तो जितने भी वो काम, अगर जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक्टिव होना चाहिए, उस टाइम में अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स बहुत अभी सीवियर कोई भी कंडीशन में हो सकता है, तो ऐसे नहीं कि तुम खुद ही घबरा जाओ, तो वो तुम्हें खुद भी अलर्ट होना चाहिए और सिंपैथेटिक उनका बिहेवियर होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट एंड अप्राइज हर डे टू डे टू प्रॉब्लम, तो जो है हमारे पास जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको देखना चाहिए, उनको प्रॉब्लम जो सॉल्विंग नेचर उनका होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पास नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, इनका मेन काम क्या होगा, पेशेंट्स को अटेंड करना प्रॉपर डिवोशन से, सीनियरिटी से, अच्छे तरीके से जो भी पेशेंट्स हैं उनको अटेंड करना है। और जो अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो उसके बाद जैसे कि बेड मेकिंग करना, उस पेशेंट को खाना खिलाना, ठीक है, इंजेक्शंस देना, मेडिसिन देना, अरेंज करना, जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या फिर जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उनको अरेंज कराना विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग अटेंडेंट। और जैसे कि हमारे पास ये काम हो गए, बेड मेकिंग हो गए, उनको फूड खिलाना, ठीक है, या फिर इनका जो वहाँ पे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हैं खुद से, तो विद द हेल्प ऑफ सफाई कर्मचारी एंड नर्सिंग ऑर्डिनेंस, तो उनके कॉम्पिटेंस से ये सब चीज़ें वो कर सकते, जैसे यूरिन का काम करवाना या फिर यूरिन पॉट का अरेंजमेंट करवाना वहाँ पे, तो ये सब काम नर्सिंग स्टाफ के अंडर आते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का सप्लाई देना, एडमिनिस्ट्रेशन देना, ड्रेसिंग करना, टॉयलेट्स वगैरह का अरेंजमेंट करवाना, ठीक है, ये सब काम किसका होगा, नर्सिंग स्टाफ का ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि वो जो पर्टिकुलर पेशेंट्स हैं, किसी भी एक पेशेंट का, मतलब हर एक पेशेंट को करना पड़ेगा, तो उनका ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, बीपी कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में, ये सब देखना, मेडिकेशंस किस टाइम पर कौन सी दी जा रही है, कौन सा डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है या ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, ठीक है, इंजेक्शन को कौन कौन से दिए जा रहे हैं, तो ये सभी, या फिर कौन सा डॉक्टर ने उसको ऑर्डर दिया है, तो ये सब टाइम और डेट के साथ उनको मेंशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उनको जो है पोलाइट होना चाहिए और सिंपैथेटिक होना चाहिए।
तो ये सभी काम किसके थे हमारे पास, नर्सिंग स्टाफ के काम थे। नेक्स्ट हम आते हैं नर्सिंग अटेंडेंट, नर्सिंग ऑर्डरली या फिर वार्ड बॉय या फिर आया। इसमें क्या कौन कौन हो जाएंगे हमारे पास, इनका मेन काम क्या होगा, डस्टिंग करना और असिस्ट करना नर्सिंग पर्सनल को, जो नर्सिंग स्टाफ है उनको असिस्ट करना, जो भी काम जैसे कि बेड बनाना है, बेड मेकिंग हो गया, मेडिसिन देना और यूरिन पॉट का अरेंजमेंट करवाना, ठीक है, ये सब चीज़ें उनको ये असिस्ट कराने में हेल्प वहाँ पे वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और काम से काम आता है यहाँ पे गेट इंडेंट फ्रॉम द स्टोर, तो जो भी स्टोर से सामान लेके आना है उनको लेके आना, ठीक है, और स्टेरलाइज्ड आइटम्स भी लेके आना फ्रॉम CSSD। CSSD का मतलब सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट जहाँ पे जो प्रॉपर स्टेराइज जो है आइटम्स वहाँ पे वो मिलते हैं, तो वहाँ से भी सामान जो है लेके आना, ठीक है। जितने भी रेफरल कॉल है जो कि स्टाफ और मतलब पूरे हॉस्पिटल से आ रही अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो होगा नहीं पूरे हॉस्पिटल में, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके जो रेफरल कॉल्स वगैरह हैं वो सारा अटेंड करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना है, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये भी काम किसका होगा, नर्सिंग अटेंडेंट का होगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू पेशेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड, तो अगर वहाँ पे जो पेशेंट को अगर फर्स्ट एड की जरूरत है तो उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना, ठीक है। पेशेंट्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम कैजुअलिटी टू अदर सपोर्टेड डिपार्टमेंट्स, मान लो वहाँ पे अभी थोड़ा हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया पर अब वो कंडीशन उसकी ज़्यादा वर्स हो गई है, तो अगर उसको वार्ड में भेजना है, ICU में भेजना है या फिर कुछ और टेस्ट कराने, तो उसको फर्दर अदर डिपार्टमेंट से भेजना फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। स्पेशल केयर शुड बी टेकन ऑफ MIC या फिर क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे कि इनको मेडिकल लीगल केसेस अगर है या फिर क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या फिर पेशेंट को हम छोड़ नहीं सकते जब तक कि कोई भी यहाँ पे डॉक्टर या फिर नर्स जो है वहाँ पे इंचार्ज वहाँ पे आके नहीं ले ले उस पेशेंट और उसके पेपर्स का, तो तब तक उसको स्पेशल केयर उनको देनी चाहिए, ठीक है। अब जो है वो भी उनको भी पोलाइट नेचर उनका होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर उनको अपने जो वर्क असाइन किया उनको भी अच्छे से करना उसको चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, उनका जो नेचर है वो पोलाइट होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, अपने सर्विस को अच्छे से करे चाहे कोई भी कंडीशन वहाँ पे आए। ऐसे नहीं कि बहुत अगर मास कोई कैजुअलिटी हो चुकी है, तुम खुद हड़बड़ा गए हो, भीड़ पे बहुत चिल्ला रहे हो, कोई भी पेशेंट आ रहे हो उन पे चिल्ला रहे हो, उनको ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो ड्यूटी है उनकी जो असाइन होंगी पर द एज प्रिपेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर CMO इंचार्ज कैजुअलिटी, तो वो उनकी ड्यूटी उनको असाइन होगी, ठीक है। रेगुलेशन में हेल्प करना चाहिए कि जिस तरह का पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं या फिर उनके अटेंडेंट्स जो आ रहे हैं, तो उनको उनके रेगुलेशन में हेल्प होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। सिक्योरिटी, उस एरिया की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके चार्ज वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी अलग चीज़ होती है या मतलब इस चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आंसरेबल होंगे CMO को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जो भी अदर ड्यूटीज उनको मिलती हैं जो कि उनको सुपरवाइजर उनको बोल रहा है, फिर सिक्योरिटी ऑफिसर उनको बोल रहा है, तो वो सब काम किसके अंदर आ जाएगा, इनके अंदर ही आते हैं। और हमारे पास दो चीज़ें और, दो जो है स्टाफ और होते हैं, दैट इज स्ट्रेचर बियरर। स्ट्रेचर बियरर कौन होगा, जनरली इनकी ड्यूटीज कौन कहाँ पे होती है, एंट्रेंस पर होती हैं या फिर एम्बुलेंस के आसपास होती हैं, एम्बुलेंस में होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि जो भी पेशेंट है जो कि कार से आया है, एम्बुलेंस से आया है, ठीक है, अपने घर से कहाँ तक कैजुअलिटी तक या फिर जो भी डिपार्टमेंट है तो वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करना, कि वो जो पेशेंट है किसी भी तरह से वहाँ तक तो पहुँच गया, हॉस्पिटल तक तो पहुँच गया, हॉस्पिटल के अंदर तक जाना और प्रॉपर एक जहाँ डिपार्टमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना है या फिर कोई भी एक डिपार्टमेंट में जाना है उसको, तो वहाँ तक किसका होगा, स्ट्रेचर बेयर का होगा, वो उसको हेल्प करेगा वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है। वो उसको अच्छे से अपना काम जो है ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ताकि अब और वो अच्छे से इस तरह से करे कि पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो और इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक जाने में, ट्रांसफ़र होने में। शुड बी कन्वर्सेंट इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, और उसको अच्छे से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना आना चाहिए, ठीक है। ही विल डू एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, तो जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है जो भी उसको ड्यूटी और अदर असाइन करेंगे तो वो भी उसको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। इसको भी पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, सिम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पर सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी में कौन आ गया, उसको जो है नीट एंड क्लीन एरिया जो है रखना है, वहाँ पे जो आसपास का एरिया उसको साफ करना है, ठीक है। ही विल गिव यूरिनल्स एंड बेड पैंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय पेशेंट आफ्टर थॉरली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट विद डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक लोशंस, तो उसको ही इसका मेन काम क्या होगा कि जो भी पेशेंट्स है उसको बेड पैंस चाहिए या फिर यूरिनल्स चाहिए जिसमें वो यूरिन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और अच्छे से उनकी क्लीनिंग वगैरह करना वहाँ पे, ठीक है। ही विल कैरी जो स्टूल्स वगैरह होगा या फिर वहाँ पे मान लो यूरिन बेड पे हो गया है, ठीक है, कोई ब्लड है, ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी का फ्लूइड है, टिश्यू है, सैंपल है, तो उसको स्टूल को कैरी करना, और जहाँ पे भी वो जो
वो वापस ले जा सके वहाँ तक उसको लेके जाना किसका काम होगा, सफाई कर्मचारी का काम होगा। ही विल ट्रांसपोर्ट डेड बॉडीज, तो डेड बॉडीज मान लो कोई इंसान कोई पेशेंट मर गया है, ठीक है, तो उसकी डेड बॉडीज ही मॉर्चरी तक लेके जाना फॉर द, अब चाहे वो मॉर्चरी में जाके उसका पोस्टमार्टम हो या फिर उसका डिस्पोजल हो, वो डिपेंड कर देगा किस तरह का वो डेड बॉडी है, किसकी है। तो मतलब उसका ट्रांसफर कराना, ट्रांसपोर्ट कराना डेड बॉडी का टू द मॉर्चरी, तो वो किसका काम होगा, सफाई कर्मचारी का ही काम वहाँ पे होगा। कोई डेड फीटस है तो वो भी कौन करेगा, डेड डिस्पोज करना डेड फीटस का, वो भी सफाई कर्मचारी काम होगा, ठीक है। तो या फिर कोई भी पार्ट है बॉडी का, तो ये सब चीज़ें भी किससे अंडर आएंगे, सफाई कर्मचारी के काम ही आती हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास क्लीनिंग वगैरह होती है, कोई मान लो पानी गिर गया है या मतलब कुछ भी हो गया है, तो ये सब काम किसके होंगे हमारे पास, इस सफाई कर्मचारी के ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो जितने भी काम जो भी कर रहा है, ही विल टास्क ऑल पर्सनल प्रिकॉशंस बाय हैंडलिंग इन्फेक्शंस बाय मेडिकल वेस्ट है। तो जो काम जो भी कर रहा है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ उसको करना चाहिए, क्योंकि सारे जो हॉस्पिटल में चीज़ें जो भी हो निकल रही हैं, ठीक है, जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो सारा एक तरह से मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट है, जो कि हजार्डस इन्फेक्शियस हो सकता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ही विल बी कर्टियस टू द पेशेंट एट देयर अटेंडेंस, तो जो उनके पेशेंट्स हैं या फिर उनके रिलेटिव्स हैं, उनको अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारे पास सीएमओ है कैजुअलिटी का, उसने जो भी ड्यूटी असाइन की है, तो उसका वो प्रॉपर तरीके से पूरी करनी ज़रूरी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सॉरी आउट पेशेंट सर्विस। तो अगर हम बात करते हैं आउट पेशेंट सर्विस की, तो इसमें अगर हम मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस की बात करें, तो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी पेशेंट बीमार है तो उसको वो जाके हॉस्पिटल में वहीं पे रह जाएगा। अब क्या होगा, अगर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, हमारे पास उतनी बेड अवेलेबल नहीं हो, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, दैट इज आउट पेशेंट सर्विस या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया। इसमें क्या होगा, कोई भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है, ठीक है, अब उसको वो ट्रीटमेंट हमने दे दिया, वो मेडिकेशन हमने दे दी, अब वो फिर से वो पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, और जो भी मतलब उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो उसको दे दी, अब वो रिकवर हो गया, उसको फिर से हमने वापस भेज दिया। तो मेनली ये काम है कि वहाँ पे वो आया, उसने अपने डॉक्टर से जो विजिट किया, जो बात की, जो भी डॉक्टर्स को उसको मेडिकेशन देनी थी वो बता दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें बता दी। अब उसको वहाँ पे जो है वार्ड में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना वापस से घर जा सकता है, दैट इज़ आउट पेशेंट सर्विसेज। अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे वो उस पेशेंट को क्या कर देंगे, वार्ड में एडमिट कर देंगे, नहीं तो वो वापस से वो घर जा सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। या फिर कोई भी पेशेंट है जो पहले एडमिट था, अब उसके बाद अगर वो डिस्चार्ज हो गया है, तो उसके बाद अगर उसको विजिट करनी है, फॉलोअप करना है, तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट होता है हमारे पास आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए, कि बाहर के पेशेंट के लिए जो हमारे पास होगा। इसका फंक्शन इसमें क्या कर जाएंगे, प्रिवेंटिव होगा, ये पहले से प्रिवेंशंस लेने के लिए, मान लो हमें कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, मतलब हमें उल्टी आ रही है, मतलब कुछ भी हमारी बॉडी में हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो हम सीधे वहाँ पे हम अपना फॉर्म जो है वो बनाएंगे, और सीधे हम जो डॉक्टर को मेडिसिन डिपार्टमेंट में या भी कोई भी जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम वहाँ पे वहाँ की ओपीडी में और पेशेंट डिपार्टमेंट में वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो पहले तो एक तरह का प्रिवेंटिव मेथड मेजर है, ठीक है। डायग्नोस्टिक मेथड है कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमने डॉक्टर से विजिट किया, उन्होंने हमारे सिम्टम्स देखे, हमारी प्रॉब्लम्स सुनी, तो उन्होंने बताया कि आप ये डायग्नोसिस करा लो, तो या फिर वो डायग्नोस कर देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर है, ठीक है। क्योरेटिव होता है कि वो जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, या जो भी बताएंगे आपको वो उस तरीके से लेनी है मेडिसिन, तो आपको वो क्योर बाद में कर देगा, ठीक है। रिहेबिलिट हो सकता है फिर से, अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे वो फिर से फॉलोअप्स वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम फटाफट से थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ओपीडी है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, वो एंट्रेंस के आसपास होना चाहिए, मेन रोड से मतलब मेन रोड से के आसपास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत अंदर जाके है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेन रोड से एंट्रेंस के पास ही होना चाहिए। जितनी भी ओपीडी सर्विसेज हैं, अलग अलग जो भी डिसिप्लिन है, मतलब अलग हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना ओपीडी है, मान लो चेस्ट क्लिनिक है, उसका अपनी अलग ओपीडी चल रही है, ठीक है। जो ऑर्थोपेडिक्स है उसकी अपनी अलग ओपीडी चल रही है। तो जितने भी ओपीडी सर्विसेज होते हैं वो उस वहाँ पे स्पेशल क्लिनिक होने चाहिए, ताकि एक ही जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स पे अलग अलग तरीके से हमें वो मिल सके, ठीक है। ओपीडी शुड बी कनेक्टेड बाय मेटलेटेड रॉड फ्रॉम मेन रोड फॉर पेशेंट्स इन एम्बुलेंस कार्स। तो जो ओपीडी है वहाँ पे मेटल रॉड वहाँ पे बाहर होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स हैं जो एम्बुलेंस से, कार से, व्हील चेयर से आ रहे हैं, उनका एंट्रेंस अच्छे तरीके से हो सके,
ठीक है। एट द एंट्रेंस ऑफ द ओपीडी द सफिशिएंट नंबर ऑफ व्हील चेयर्स, वहाँ पे जो है व्हील चेयर्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। व्हील चेयर्स हो गया वहाँ पे, ठीक है, ट्रॉलीज होंगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वहाँ पे किसी पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ नर्सिंग अटेंडेंट, स्ट्रेचर बेयरर, तो वहाँ पे अब जो नर्सिंग अटेंडेंट है या फिर स्ट्रेचर बेयरर है वहाँ पे उनका भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होनी वहाँ पे चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस। एंड ऐसे नहीं कि वो कहीं भी घूम रहे हैं, नहीं, वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे उनकी होनी चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके पर्टिकुलर पेशेंट की वहाँ तक ले जाने में। ऑन एंटरिंग द ओपीडी सर्विसेज बाय सोशल वर्क्स बी अवेलेबल एट मे आई हेल्प यू काउंटर, तो वहाँ पे जो है मे आई हेल्प यू काउंटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। कौन कौन सा काउंटर, मे आई हेल्प यू, क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई पेशेंट है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अगर हमें कोई भी बोल दिया है, किसी डॉक्टर ने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि जाके आप ये वाला टेस्ट करा लो, कोई भी ब्लड का इन्वेस्टिगेशन है वो करा लो, और उनको नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन किस तरफ है वो जगह, तो वहाँ पे एक अलग से काउंटर बनना चाहिए, दैट इज मे आई हेल्प यू काउंटर, ताकि वो पेशेंट को गाइड कर सके फॉर रजिस्ट्रेशन क्यों, या फिर विजिट करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर ओपीडी, या फिर कोई भी फार्मेसी उनको चाहिए, या फिर कोई लैब डायग्नोसिस के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना, तो लेबोरेटरी के लिए वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जाना है उनको, जैसे कि मान लो रजिस्ट्रेशन के लिए आना है कि उन डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इस डिपार्टमेंट का अलग से रजिस्ट्रेशन करा के आइए, तब आपको वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। या फिर किसी और अदर ओपीडी रूम नंबर में उनको बोल दिया कि अब आपको दूसरे रूम नंबर में वहाँ पे वो डॉक्टर देखेंगे, या फिर किसी भी लैब में जाना है या फिर फार्मेसी में जाना है, तो ये सभी कौन गाइड कर सकता है, मे आई हेल्प यू काउंटर पे वहाँ पे होना ये जरूरी है, यहाँ पे होना चाहिए। जितने भी कैटेगरी स्टाफ हैं, ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टाफ वर्किंग ओपीडी मस्ट बी इन द यूनिफॉर्म विद द नेम बैज फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो जो भी हमारे पास स्टाफ है वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए, उनके पास एक नेम बैज होना चाहिए यहाँ पे, ताकि उनके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आवर्स फॉर मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सर्विस शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली, तो जो रजिस्ट्रेशन आवर है वो भी वहाँ पे लिखे जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से, उनके बोर्ड्स वगैरह होने चाहिए रजिस्ट्रेशन आवर के, कि मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल जो है ओपीडी अगर स्टार्ट हुई है, तो मान लो अगर 9 बजे शुरू हो गई है तो वो 1 बजे तक चल रही है, तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि मॉर्निंग में ओपीडी सिर्फ इतने से इतने बजे तक ही चलती है, ओपीडी लंच के बाद नहीं चल रही है, या फिर चल रही है तो कितने टाइम तक चल रही है, तो वो सभी चीज़ें जो है मैंशन होनी चाहिए हमारे पास उस डिपार्टमेंट में और पेशेंट डिपार्टमेंट में, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और अननेसेसरली कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब जो पेशेंट्स है, अटेंडेंट्स है, मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एंड सोशल वर्कर्स शुड गाइड द पब्लिक इन मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन ऑफ द डिसिप्लिन अवॉइड क्यू जंपिंग, तो पेशेंट्स को भी और जो अटेंडेंट्स है उनको भी एक प्रॉपर तरीके से लाइन में खड़ा होना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए कि वो क्यू में ही खड़े रहें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे जो अदर स्टाफ है, सोशल वर्कर हैं, ठीक है, उनको गाइड करना चाहिए पब्लिक को, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो और ऐसे भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पे। इफ ओपीडी कॉम्प्लेक्स इज मल्टी स्टोर बिल्डिंग देन फ्लोर वाइज ओपीडी, अगर जो एक ओपीडी कॉम्प्लेक्स है वो एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ओपीडी जो है वो एक तरह से फ्लोर वाइज बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। और जो ग्राउंड फ्लोर है, मान लो यहाँ पे अगर ये पूरी ओपीडी की बिल्डिंग है, ठीक है, एक हमने ऐसे नहीं बनाई कि एक ही जगह पे एक ही फ्लोर पे सारा है, पर अगर हमें बता दे कि एक पूरी मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारी बिल्डिंग्स फ्लोर्स बने हुए हैं, तो जो ग्राउंड वाले पे है वहीं पे मेंशन कर देना चाहिए, वहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर ये वाला डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, उसमें ऑर्थो डिपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर पर ये वाला डिपार्टमेंट है, तो पर्टिकुलर हमें ग्राउंड फ्लोर पर ही बता देना चाहिए, ताकि जो पेशेंट है वो सीधा अपने फ्लोर पे जाए, अदर फ्लोर पे जाके अननेसेसरी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट ना हो, भीड़ ना बढ़े, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हर एक जो है हर एक फ्लोर पर भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखने रहने चाहिए, जो भी वहाँ पे ओपीडी जिस भी डिपार्टमेंट की चल रही है, ठीक है, तो ये सभी चीजें होनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। All OPD rooms to be numbered for the convenience of the patient, color coded direction lines may be laid down, तो जो भी हमारे पास ओपीडी रूम्स है उनको नंबर देना चाहिए कि कौन जो भी रूम है, मतलब हमने मान लो फॉर एग्जांपल जनरली जो हॉस्पिटल्स में होता है हम करते किस तरह से हैं, मान लो अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वो 1 से शुरू होगा कि 101, 102, 103, अगर सेकंड फ्लोर है तो 201, 203, तो हमें फर्स्ट जो हमारे पास जो नंबर है सबसे आएगा उससे हमें फ्लोर पता चल जाएगा, और ये हमारा पूरा नंबर है कि फर्स्ट रूम नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो ऐसे थर्ड फ्लोर जो होगा उसको क्या होगा 301, 302, 31,
312 यानी कि 312। तो हमें इस तरह से जनरली हॉस्पिटल्स में चलता है फ्लोर वाइज, अगर थर्ड फ्लोर पे तो इसी हम न्यूमेरिकल, ऐसे नहीं है 1 2 3 4 हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है, फ्लोर वाइज हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो प्रॉपर हमें होना चाहिए और कलर कोडेड डायरेक्शंस होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें नीचे जाना है तो उसके डायरेक्शंस होनी चाहिए, एग्जिट के लिए डायरेक्शंस हमें कलर कोडेड, हमें एरोज बने होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को जो है हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनके अलग से जो है क्यू बनानी चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी देयर। डॉक्टर में सी सीरियसली इल पेशेंट्स आउट ऑफ टर्न। तो जो भी जितने भी सीरियसली इल पेशेंट्स हैं उनको सबसे पहले देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको भी क्यू में खड़ा कराए और आराम से देखे। तो जो ज़्यादा पेशेंट्स परेशानी में हैं उनको पहले देखना चाहिए। अगर हम लैब की बात करते हैं फिर एक्स डिपार्टमेंट की टाइमिंग्स की बात करते हैं, फॉर रिसीविंग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में शुड बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड्स ऑल्सो डिस्प्लेड आउटसाइड द लेबोरेटरी। तो जो भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आ रहे हैं या फिर इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं, तो उनको अगर लैब में कोई डायग्नोसिस करानी है या फिर एक्सरे भी कराना है तो उसकी टाइमिंग भी उनको, या मान लो एक्सरे कराना है या फिर लैब डायग्नोसिस कोई भी कराना है तो उनकी भी टाइमिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए उनके कार्ड पर, ओपीडी कार्ड पर, कि इस टाइम तक ये डॉक्टर है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या फिर ये जो लैब है वो होगी, या फिर जो है लैब के बाहर भी ये सब चीज़ें टाइमिंग्स वगैरह मेंशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं मस्ट बी गिवन एन ओपीडी कार्ड। तो यहाँ पे हमें ओपीडी कार्ड जो है हर एक पेशेंट को वहाँ पे मिलना चाहिए जो भी है। अब उसमें क्या होगा, डेट मेंशन होगी सबसे पहले, तो ये कौन सी डेट पे वो ओपीडी कार्ड बना है तो वो उसी दिन के लिए चलेगा। अगर हम दूसरे दिन किसी भी दिन जाते हैं तो हमें फिर से डेट वहाँ से दोबारा से लेनी पड़ती है उसी ओपीडी काउंटर से। ठीक है, उसके बाद ओपीडी वहाँ पे एक नंबर मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट का नाम होगा, ठीक है, उसके फादर का नाम होगा, ठीक है, फादर नेम होगा, एज होगी, उसका जेंडर सेक्स होगा। ठीक है, और जो भी रूम नंबर है, ठीक है, जो डॉक्टर के लिए अलॉट किया गया, मतलब जो भी जहाँ पे अटेंडिंग डॉक्टर है उसके लिए वहाँ पे वो भी लिखा होगा। ठीक है, ईच ओपीडी कार्ड शुड हैव द स्टैम्प ऑफ यूनिट एंड नेम ऑफ द ओपीडी एंड इट्स यूनिट इंचार्ज। तो हर एक ओपीडी कार्ड में स्टैम्प होनी चाहिए, उस यूनिट की, ओपीडी का नाम होना चाहिए और वहाँ पे इंचार्ज का लिखा होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट्स नेम, एज एंड ओपीडी नंबर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द ओपीडी रजिस्टर। तो जितना भी हमारे पास हमने रिकॉर्ड यहाँ पे उस ओपीडी कार्ड में लिखा है, उस फॉर्म में जो लिखा है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी ओपीडी रजिस्टर में ऑल्सो रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेशेंट सीन इन वन ओपीडी एंड रेफर टू अदर ओपीडी शुड बी सीन ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड शुड बी एंटरटेन ऑन द सेम ओपीडी टिकट। अब जो है हमारे पास कोई भी अगर पेशेंट आया इस ओपीडी में आया, मान लो मेडिसिन में आया है, अब जो है यहाँ के डॉक्टर ने उसको किसी और डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में आया, उसको प्रॉब्लम चेस्ट की है या फिर टीबी की प्रॉब्लम है तो उसको चेस्ट क्लिनिक में क्या कर दिया, उसको रेफर कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, जो भी रेफर्ड केस आएगा उसको सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है कि उसको पहले देखा जाए, और उसी सेम जो है ओपीडी टिकट पे हम उसको देख सकते हैं कि हमने ये ओपीडी का कार्ड बनवा लिया, अब इसी यहाँ के लिए उसने बनवाया था, उसी सेम ओपीडी के पे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मतलब एक तरह से उसको वहाँ के डॉक्टर को उसको देखना चाहिए। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड दैट ऑन नेक्स्ट विजिट ही मस्ट गेट अ फ्रेश कार्ड मेड ऑफ रेफर्ड ओपीडी। तो यानी कि अब क्या होगा, पहले जब फर्स्ट टाइम गया उसी सेम डे पर गया तो हम उसी जो है ओपीडी कार्ड पे ये कर सकते हैं, डॉक्टर जो है विजिट कर लेगा और देख लेगा उसको। पर लेकिन जब उसकी नेक्स्ट विजिट होगी, नेक्स्ट फॉलोअप जो भी होगा उसका, या जब भी डॉक्टर उनको बुलाएगा तो क्या होगा, उसको अब उसी चेस्ट क्लिनिक का ही उसको ओपीडी का नया फ्रेश जो है वो कार्ड बनवाना पड़ेगा और एक रेफर्ड ओपीडी कार्ड वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए ये बनवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर कोई भी पेशेंट है जो ओपीडी विजिट कर रहा है और उसने अलग गलत दिन पे जो है वो विजिट कर ले, क्योंकि डॉक्टर्स के क्या होते हैं, डेज होते हैं कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर जो है वो इस दिन ही बैठेगा, वो रोज नहीं बैठते, उनकी ड्यूटीज लगते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बैठेगा। तो ही मस्ट नॉट बी रिटर्न बट सीन एंड ट्रीटेड। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको ऐसे ही भेज दिया गया है कि अगर मान लो वो पर्टिकुलर डॉक्टर वहाँ पे नहीं है या फिर ओपीडी नहीं चल रही है तो वहाँ पे उसको देखना जाना चाहिए, कोई और डॉक्टर्स को जो है ट्रीटमेंट करे, एग्जामिन करे और ट्रीट करे। ही मस्ट बी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द कंसल्ट सेम डॉक्टर व्हाइल ही विजिट ऑन द फर्स्ट डे। तो अब जब वो अब जब वो दोबारा जब आएगा तो उसको ये जो है हमें इंस्ट्रक्शन देनी कि वो उसी सेम डॉक्टर से फिर से वो विजिट करे, मतलब वहाँ पे जो उसने फर्स्ट डे पर विजिट किया था। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और भी हमारे पास हम देखते हैं। पेशेंट शुड बी प्रिस्क्राइब मेडिसिन एज पर द फॉर्मुलेटरी लिस्ट ऑफ ओपीडी मेडिसिन। तो जो पेशेंट्स हैं उनको जो भी ओपीडी मेडिसिन की लिस्ट है उसमें जो भी बताई गई है उसको प्रिस्क्राइब की गई है वो भी वो दे देनी चाहिए। जितनी भी मेडिसिन की लिस्ट है अवेलेबल है ओपीडी पेशेंट्स में वहाँ पे वो
सर्कुलेट होनी चाहिए टू अटेंड ऑल द अटेंडिंग डॉक्टर्स पीरियडिकली फॉर देयर नॉलेज। दिस लिस्ट शुड बी पीरियडिकली रिवाइव्ड टू अपडेट। तो ये जो लिस्ट है मेडिसिन वगैरह की, ये भी पीरियडिकली रिव्यू होनी चाहिए और उसको अपडेट करना चाहिए। All special medicines as per the rule are given by special slips assigned by the। अब जो भी स्पेशल मेडिसिन है, जो नॉर्मल मेडिसिन है, पीसीएम वगैरह हो गई, ये तो हम नॉर्मली दे सकते हैं, पर जो स्पेशल ड्रग्स हैं, स्पेशल मेडिसिन हैं, वो जो है मेडिकल जो ऑफिसर है वहाँ पे, वो जो मेडिकल ऑफिसर के वहाँ पे क्या होंगे, साइन होने चाहिए, तो ही वो देंगे, नहीं तो वो नहीं देना चाहिए, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। ठीक है। अब जो हमारे पास पेशेंट है, तो उसको जो है मेडिसिन यूजुअली हम अगर ओपीडी से आ रहा है तो वो सिर्फ 3 से 4 दिन की उनको दवाई मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 दिन तक की मिल सकते हैं, 7 दिन से उसको ज़्यादा की नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, 3 से 4 दिन की कम मिनिमम होनी चाहिए और 7 दिन ज़्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए। पर अगर कोई केस स्पेशल केस है तो उसको हम एक परमिसिबल है कि कोई भी मतलब एमएस ने बोला है वहाँ पे, या फिर यूनिट हेड ने बोला है, एचओडी ने बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 14 डेज की यहाँ पे वो 14 डेज तक की यहाँ पे उसको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। द लिस्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ आउट ओपीडी लिस्ट नॉट अवेलेबल शुड बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड आउटसाइड द डिस्पेंसरी। तो जो भी मेडिसिन हैं जो ओपीडी में नहीं है, ठीक है, या फिर अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पे नॉट अवेलेबल है, तो वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि अगर कोई मेडिसिन वहाँ पे उसको वहाँ से नहीं मिली है तो वहाँ से जाके कहीं मतलब कोई और फार्मेसी से खुद ही वो जाके बाहर से ले लें। ठीक है। डिस्पेंसरी टाइमिंग्स भी वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, हर एक विंडो पे वहाँ पे डिस्पेंसरी टाइमिंग्स प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है। जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं विच आर चार्जेबल शुड बी डिस्प्लेड, कि मान लो ये वाला जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में हो सकता है, उसकी चार्ज नहीं है, पर कुछ जो टेस्ट हैं, जो स्पेशल टेस्ट हैं, जो हॉस्पिटल्स में नहीं होते, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उसको कहीं भी खुद से जो है प्राइवेटली उसको करा लेने चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्विस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट बुक शुड बी केप्ट अंडर लॉक। तो जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी मेडिकल ऑफिसर्स के थ्रू, उनको प्रॉपर तरीके से लॉक करके रखना चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एसआर है, उनको पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए। शुड फर्स्ट ट्रीट द पेशेंट क्लिनिकली एंड मिनिमाइज रेफरेंस टू एक्सरे डिपार्टमेंट एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। तो जो भी जो मतलब जो अभी मतलब जेआर हैं, जूनियर रेजिडेंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, या फिर सीनियर रेजिडेंट्स है, तो उनको पेशेंट को क्लिनिकली ही डायग्नोस करना चाहिए और मिनिमाइज करना चाहिए कि वो एक्सरे डिपार्टमेंट में ना भेजें, लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कम भेजें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। जो अगर बहुत ही सीरियस इल पेशेंट्स हैं, या फिर जो भी पेशेंट्स है वो सेकंड विजिट के लिए रिक्वायर हो रहा है, कंसल्टेंट को चाहिए, स्पेशल एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो उनको जो है उनको रेफर उनको करना चाहिए उनके लिए, जहाँ पे भी उनको पर्टिकुलरली जाना है। ठीक है। मानो हमने ओपीडी में देख लिया है पर वो अभी पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको हम वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे उसको रेफर कर देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हम रेफर कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट में, तो उसी किसी भी एक स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन से हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी जीआर है वो ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी वहाँ पे स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वही जो है वो रेफर कर सकता है। ऐसे नहीं कि जूनियर रेजिडेंस है वो बोल देंगे, सीनियर रेजिडेंस बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर उनकी जो है कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो ये सब हमारे पॉइंट्स थे कुछ जो हमें ध्यान रखने हैं ओपीडी के लिए। अब हम देखते हैं इसमें अलग चीज़ें क्या होती है, सब जो है मेंटेन करनी चाहिए, होनी चाहिए एक ओपीडी में। सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो जो हमारे पास जितने भी डेटा वहाँ पे होते हैं, जैसे कि हमारे पास कितने पेशेंट पुराने जो है ओपीडी में आए, फॉर एग्जांपल आज ओपीडी चल रही है, मैं आज गई दिखाने के लिए, तो मैं फ्रेश हूँ, ठीक है, तो मैं न्यू पेशेंट हूँ, तो उनका रिकॉर्ड्स अलग रखा जाएगा कि कितने पेशेंट आज नए आए हैं, बिल्कुल उनका पहली बार जो है ओपीडी का पर्चा बना है। ठीक है। कितने पेशेंट पुराने आए कि दोबारा ओपीडी के पर्चे पर वो दोबारा से विजिट करने आ रहे हैं, या फिर वो फॉलोअप्स के लिए आ रहे हैं, या जो भी रीज़न है उनका, उस वजह से आए, तो उनका रिकॉर्ड अलग होगा, इनका रिकॉर्ड अलग होगा। उसमें से मेल कितने आए हैं, फीमेल कितने आए हैं, ये होना चाहिए। डिजीज डेज की, डिजीज डेज उनकी कौन सी थी, अगर अवेलेबल है तो वो हमें लिखना चाहिए। कोई भी पेशेंट अगर उसकी डिजीज क्या है, क्रॉनिक है, बहुत सीवियर डिजीज है, ठीक है, तो उनको जो है कोई भी स्पेशल ओपीडी जो है वो फ्रिक्वेंटली क्या है विजिट करते हैं। ठीक है। फॉर किसी भी रीजन से उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। ठीक है। या फिर उनकी क्या नाम है, कुछ भी डिजीज चूंकि इस तरह की है, तो वो अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो उनकी प्रॉपर कंप्लीट हिस्ट्री की शीट बननी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या जितने भी अलग अदर इन्वेस्टिगेशन है, उनको उनका रिकॉर्ड भी होना चाहिए ओपीडी फोल्डर्स में। जो ठीक है, जो पेशेंट नॉर्मल है, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सीवियर नहीं है, तो उनके पास अपनी फाइल खुद की रहेगी, तो वो बार बार विजिट करने आ सकते हैं। पर डिजीज किसी की क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उनके रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल में भी होंगे, ओपीडी फोल्डर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं बस माइनर ओटी, माइनर ऑपरेशन थिएटर्स में। तो ये जो हमारे पास माइनर ओटी है, सबसे पहले तो होनी कहाँ पे चाहिए, जो आसपास जो भी मतलब अगर वहाँ पे हैं जो ओपीडी है उसी के, जब मान लो अगर इस एरिया में ओपीडी है, ठीक है, तो वहीं पर ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर में जो माइनर बहुत छोटे-छोटे ऑपरेशंस के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए सबसे पहले। और जो फ्री एंट्री अटेंडेंस की कि मतलब कोई भी पेशेंट आ रहा है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट वहाँ पे आ रहा है या पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो आ रहे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रोहाइबिटेड होना वहाँ पे चाहिए। अब जो ओटी है वो भी 2 तरह की होनी चाहिए, सेप्टिक होनी चाहिए और कुछ होनी चाहिए क्लीन केसेस। सेप्टिक का मतलब जहाँ पे कुछ सेप्टिस, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, प्लस है मतलब जो प्रॉब्लम वहाँ पे मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा पेशेंट इंजर्ड बहुत ज़्यादा है। और कुछ क्या होंगे, क्लीन केसेस होंगे जो उसमें ज़्यादा मतलब पेशेंट जो है वो अंदर उसको प्रॉब्लम कुछ चल रही है, उतना ज़्यादा उसको वैसे प्रॉब्लमेटिक वो बाहर से नहीं है, वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा मेजरली, मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। फैसिलिटी फॉर एनेस्थीसिया होना चाहिए उस रूम में, कहाँ पे, माइनॉरिटी में। जेआर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट परफॉर्म माइनर ऑपरेशंस, जो माइनर ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म कौन करेगा, जेआर करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे वो करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ एसआर, दैट इज सीनियर रेजिडेंट्स, ठीक है। जो नर्सिंग स्टाफ है उनके कंसेंट से ही ये जो है हमारे पास ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब जो माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो भी उनका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से जो है होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे जो भी वहाँ पे पेशेंट पहले आ रहा है या फिर उसके बाद जो आ रहा है, तो जो भी पहले आएगा उसका ट्रीटमेंट पहले होगा। और ये जो पूरा जो काम होगा वो किसी कोऑर्डिनेशन की मदद से होगा, जो भी सिस्टर इंचार्ज होगी यहाँ पे उनके जो है सुपरविजन में होगा एक तरह से, या फिर उनके कोऑर्डिनेशन से ये काम सारा होगा, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे माइनर ऑपरेशंस जो भी पेशेंट्स को हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंजेक्शन रूम में, ठीक है। इंजेक्शन रूम भी जो है हमारे पास कैजुअलिटी या फिर ओपीडी के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ड्रग्स जो भी हैं अवेलेबल होने चाहिए, ऑक्सीजन मास्क होने चाहिए, आईवी सेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। जो ग्लास सिरिंज वगैरह यूज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टरलाइज होने चाहिए, ऑटोक्लेव्ड होने चाहिए, नीडल्स जो है वो डिस्पोजेबल होने चाहिए। इन सभी चीज़ों का जो है रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि कौन सा जो पेशेंट्स है वो किसको इंजेक्शन कौन सा लगा है, कौन सी वैक्सीन लगी है, तो ये सभी चीज़ें, ये सब जो है रिकॉर्ड्स वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। पूरा हमें टाइम, किस टाइम पर कौन सी डेट पर कौन सा क्या लगा था वो सब हमें देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब आते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्पेशली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए इंजेक्शन रूम में भी, ठीक है। ऑटोक्लेव हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जितने भी इंजेक्शन वहाँ पे आ रहे हैं या फिर एंट्रीज जो जितने पेशेंट वहाँ पे लग रहे हैं पेशेंट कार्ड के उससे, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर तरीके से एंट्रीज होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रेसिंग आर डन बाय द ड्रेसर, तो जो जनरली जो ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं, हमने पिछले उसमें पढ़ा भी था कि जो जूनियर रेजिडेंट्स करता है, ठीक है, पर लेकिन जो जनरली मेजॉरिटी होती है वो ड्रेसर ही करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्सिंग स्टाफ, where dresser available, otherwise dressing are done by junior residents। कि अगर ड्रेसर है तो जनरल ड्रेसर ही ड्रेसिंग करता है, नहीं तो हमारे पास जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो होनी चाहिए बाय द एज पर द WHO गाइडलाइंस। तो ये समय प्रॉपर हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस वगैरह करने चाहिए कि हमने हाथ धोने हैं प्रॉपर तरीके से, ग्लव्स पहने काम करना है, लैब कोट पहनना है, तो प्रॉपर क्लीनिनेस रखनी है, सैनिटेशन रखनी है, अपने आप को स्ट्रेस करके रखना है। तो ये सब चीज़ें हमें जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है वो सही करके यहाँ पे रखनी है, ठीक है। सारा जो डिस्पोजेबल जो वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से हमें डिस्पोज करना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस फॉर द सेफ्टी ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द पेशेंट्स, ठीक है। अदर जो हमारे पास आता है डिपार्टमेंट या फिर जो हम कह सकते हैं रूम जहाँ पे आसपास आएगा, दैट इज डिस्पेंसरी, ठीक है। डिस्पेंसरी की हम बात करते हैं, डिस्पेंसरी भी जो है हॉस्पिटल के आसपास ही होनी चाहिए, ओपीडी ब्लॉक में ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे ओपीडी ब्लॉक है तो वहीं पर ही जो है डिस्पेंसरी यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बहुत दूर है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। थिंग्स ऑफ सर्विसेज बाय डिस्पेंसरी शुड सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट बोथ आउटडोर एंड इंडोर। तो जो भी वहाँ पे सर्विसेज हैं जो डिस्पेंसरी वहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है वो एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वो सूट करे आउटडोर वाले पेशेंट्स को भी और जो डिस्चार्ज पेशेंट्स हो चुके हैं उनको भी, इंडोर पेशेंट जो डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं उनको भी,
ठीक है। जितने भी यहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल हैं और जो नहीं अवेलेबल हैं ओपीडी में, तो वो भी उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि कोई भी वहाँ पे वेट अगर कर रहा है वहाँ पे लाइन में लगा हुआ है तो उनको पता होना चाहिए ऑलरेडी पेशेंट को या फिर उनके अटेंडेंट्स को कि हाँ ये ड्रग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमको ये बाहर से क्या है लेनी है। ठीक है। एसेंशियल ड्रग्स विच आर नॉट अवेलेबल शुड बी रिप्लेस इमीडिएटली थ्रू मेडिकल स्टोर ऑफ द हॉस्पिटल। तो अगर कोई भी एसेंशियल ड्रग है वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो जो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर है वहाँ से उसको प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है। ड्रग्स टू बी शूट फॉर मैक्सिमम ऑफ 7 डेज। तो यहाँ पे भी जो ड्रग्स का जो इशेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कितने दिन का है, 7 डेज का ही है। मिनिमम जो 3 to 4 डेज होता है, पर लेकिन ये मैक्सिमम क्या होता है 7 डेज का होता है। अगर कोई भी केस रेयर है तो उसको हम 14 डेज का क्या है परमिसिबल हो सकता है एज पर द यूनिट हेड। की जो एचओडी है उस डिपार्टमेंट का हेड है, अगर उन्होंने जो है क्या कर दिया परमिट कर दिया, तो वहाँ पे 14 डेज तक के हम उसको मेडिसिन जो है वो ड्रग्स इसको दे सकते हैं। स्पेशल स्लिप्स ऑफ मेडिसिन इशूड टू पेशेंट्स, वो भी जो अगर स्पेशल स्लिप्स अगर मेडिसिन हमें इशू की गई है पेशेंट को, तो वो भी प्रॉपर तरीके से लॉक की जानी चाहिए फार्मासिस्ट के द्वारा अगर इशू जो कराई गई है। ठीक है। सरप्राइज चेकअप ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग्स टू बी डन पीरियडिकली बाय मेडिकल ऑफिसर। तो जो स्टॉक है यहाँ पे ड्रग्स का, उसकी सरप्राइज चेकिंग भी होनी चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है भी या नहीं, या फिर सिर्फ बोल रहे हैं और पेशेंट जो है वो वापस जा रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन वगैरह नहीं मिल पा रही, तो ये सब चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी है, वहाँ पे एक्सपायरी डेट कितनी है, वो भी प्रॉपर तरीके से चेक होनी चाहिए, सर्कुलेट होनी चाहिए डॉक्टर्स को। ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट शुड बी एलिजिबल विच इज नॉट एलिजिबल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डॉक्टर मस्ट बी सॉट बिफोर इशूइंग टू द पेशेंट। जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर जो पेशेंट्स को देते हैं, उसमें हमें ये चेक करना चाहिए कि वो ठीक है भी या नहीं, या फिर वो फेक बना लिया है, या फिर उसमें अपनी तरफ से मेडिसिन लिख दी हैं जो कि नहीं दी जानी चाहिए पेशेंट को। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी हमें अगर नहीं लगता है वो फेक लगता है वो, तो जो हमारे फार्मासिस्ट है वो क्या कर सकता है, क्लैरिफिकेशन ले सकता है डॉक्टर से। ठीक है। तो जो भी डॉक्टर वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहा है उस चीज़ को हमें ऑनर करना चाहिए, और हमें वो मेडिसिन उसको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करानी चाहिए। और हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे एक्सरे सेक्शन। ठीक है। एक्सरे सेक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जो वर्क है, द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट टू बी ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली। तो जो वर्क है वो सारा सिस्टमैटिकली क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है। अलग से जो है इमरजेंसी पेशेंट के लिए अलग से होना चाहिए, जो आउटडोर पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग से होना चाहिए, इंडोर पेशेंट्स के लिए अलग होना चाहिए। जो रूटीनली आउटडोर पेशेंट्स हैं, जो पहले आएगा उनको पहले करने को मिलेगा, जो बाद में उनको बाद में मिलेगा, वो इसी तरह से जो है रूटीन फॉलो होना चाहिए। ठीक है। एक्सरे परफॉर्मर टू बी साइन बाय एसआर और हिज सुपीरियर्स एंड स्टैम्प ऑफ द। तो एक्सरे परफॉर्मर जो होता है वो एसआर जो है साइन करेंगे, या फिर उनके जो सुपीरियर होते हैं वो विद द स्टैम्प। ठीक है। जो एक्सरेज हैं, स्पेशल एक्सरे अपॉइंटमेंट सिस्टम टू बी फॉलोड। तो अगर कोई स्पेशल एक्सरे है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम हम क्या करेंगे, लेंगे, फॉलो करेंगे। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी स्कैन हो गया, वे चार्जेबल आर फर्स्ट पेड एंड रिसिप्ट गिवन एट द टाइम ऑफ एक्सरे एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी एक्सरे। मान लो कोई ऐसा एक्सरे है अल्ट्रासाउंड जो कि चार्जेबल है, तो उनको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद उनको रिसिप्ट जो है वो एक्सरे के टाइम पर उसको मिल जाएंगी। ठीक है। व्हेनेवर एक्सरे ऑफ अ फीमेल हैज टू बी टेकन, नर्सिंग सिस्टर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्सरे। अगर कोई भी फीमेल का एक्सरे हो रहा है तो वहाँ पे एक नर्सिंग सिस्टर अवेलेबल होनी हमेशा जरूरी है। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी मेल वहाँ पे जो मेल स्टाफ है वो एक्सरे ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर फीमेल है तो वहाँ पे फीमेल स्टाफ का होना, नर्सिंग सिस्टर का होना जरूरी है। इमरजेंसी एक्सरे रूम एंड रूटीन एक्सरे रूम शुड बी सेपरेट। तो जो इमरजेंसी एक्सरे रूम है और जो रूटीन वाला है, इमरजेंसी वाला और रूटीन वाला, वो क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ताकि कोई भी अननेसेसरी डिले वहाँ पे ना हो। अलग तरह की जो एक्सरेज हैं उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए अलग अलग। सिटी स्कैन जो भी होता है, अलग जो भी है डिपार्टमेंट उनके अलग अलग वहाँ पे होने चाहिए, ताकि जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। प्रॉपर जो है स्टॉक होना चाहिए इक्विपमेंट्स का, एक्सरे फिल्म्स मेंटेन होनी चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है। जो एमएलसी केसेस आते हैं एक्सरे के, जैसे कि जो कि मेडिको लीगल केसेस हैं, उनका रिकॉर्ड जो हमें प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, और वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। डेली का रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए कि कितने जो है पेशेंट्स वहाँ पे एक्सरे के लिए आए, उसमें से एमएलसी कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ओपीडी कितने हैं, इंडोर पेशेंट्स कितने हैं। तो ये सब हमें क्या करना है, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से करके रखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन हमारे पास लेबोरेटरी, जो कि ओपीडी, क्योंकि ओपीडी के अंदर सब कुछ चीज़ें होंगी ना, एक्सरे होंगे, डिस्पेंसरी उनको मेडिसिन लेनी है, या फिर जो है हमारे पास और लैब में उनको इन्वेस्टिगेशंस करानी है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो सेंट्रल कलेक्शन लेबोरेटरी शुड बी सिचुएटेड एज टू बी सब बोथ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट। तो एक सेंट्रल कलेक्शन लेबोरेटरी होनी चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट इन पेशेंट का है या फिर मतलब जहाँ जो वार्ड में भर्ती है आईसीयू में है, ठीक है, वहाँ का वो भी वहाँ के भी पेशेंट्स ले और जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको भी वो ले। ऑल आउटडोर पेशेंट्स रिक्वायरिंग लेबोरेटरी इन्वेस्टमेंट शुड बी इशूड बॉटल्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन काउंटर इन द मॉर्निंग आवर्स। तो जितने भी आउटडोर पेशेंट्स हैं उनको कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन करानी है तो उनको प्रॉपर तरीके से उनकी बॉटल्स, अगर मान लो उनको यूरिन का कलेक्शन कराना है, मान लो यूरिन का टेस्ट कराना है तो उनको यूरिन की बॉटल्स देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सके, उनको टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो सके, तो उनको काउंटर पे ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा देनी चाहिए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस विल बी डन ओनली एडवाइज्ड बाय हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर। जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो एमओ के द्वारा ही क्या करनी चाहिए कि एमओ ने उसको लिख कर दिया है, ठीक है, तो ही वहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हम करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Samples collected at the central collection should be properly labeled and sent to laboratory for investigation। तो जो सेंट्रल कलेक्शन है यहाँ पे इस एरिया में कलेक्शन हुआ, अब यहाँ पे अलग अलग जो है वाइल्स में मतलब कलेक्शन होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होगा। तो हर एक जिस मान लो ये वाले कुछ जो टेस्ट हैं वो बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे, कुछ जाएंगे वो हेमैट में जाएंगे, पैथोलॉजी में जाएंगे, कुछ माइक्रो में जाएंगे। तो कलेक्शन एरिया एक होगा, सेंट्रल होगा। देन उसके बाद जो है सारे के सारे जो वाइल्स हैं, जो पेशेंट के सैंपल्स हैं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए जाएंगे। अब जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पीरियडिक क्वालिटी कंट्रोल मेजर हमेशा करना चाहिए, ठीक है। जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट्स का स्टॉक है उनका रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, कंज्यूमर कितने, नॉन कंज्यूमर कितने हैं, तो हर चीज़ का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हमें जो ट्रेनिंग कराते रहने चाहिए, जो भी जितने भी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, स्टाफ हैं, पीरियडिकली हमें सारा का सारा उनको रिफ्रेश कराते रहना चाहिए, कोर्सेज कराते रहने चाहिए, ट्रेनिंग करानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर रिहैबिलिटेशन सेक्शन। कौन कौन सा? फिजियोथेरेपी, occupational therapy and rehabilitation section, ठीक है। इसमें जो जितने भी केसेस सेंड किए गए हैं बाय द अपॉइंटमेंट ओनली वे लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर विजिटिंग बाय द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो केसेस भेजे जाते हैं वो है अपॉइंटमेंट लेकर ही आते हैं, और ताकि जो है जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो नंबर है वो लिमिटेड रहे। ऐसे नहीं कि बस पेशेंट जो है वो आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट वहाँ पे इस डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे? लिमिटेड पेशेंट्स आएंगे, लिमिटेड पेशेंट्स यहाँ पे होंगे जो कि अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। Where a large number of patients are visiting the hospital, work to be systematically organized among the physiotherapists, occupation therapists and also the doctors। तो अगर कहीं किसी पेशेंट में किसी हॉस्पिटल में अगर जो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, लार्ज है, तो जो काम है वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए बिटवीन द फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड द ऑल्सो द डॉक्टर्स। प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर क्या है? रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, जितनी भी चीज़ों की कितने पेशेंट्स आए हैं, उनको किस तरह की थेरेपी दी गई है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। स्टॉक जो रजिस्टर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए स्टॉक रजिस्टर, ताकि जो इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो सब हमें फंक्शन है या नहीं है, मेंटेन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। सर्विसेज जो अच्छी तरीके से प्रोवाइड यहाँ पे होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, और वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे भी यहाँ पे लिखी जानी चाहिए। सोशल वेलफेयर पर अगर हम बात करेंगे, सोशल वर्कर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए कुछ, ताकि वो सोशल गाइड दे सके कि जो है हॉस्पिटल में काम किस मतलब कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे है, वो हेल्प करने के लिए होने चाहिए। कुछ यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे होती हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं हॉस्पिटल में, ताकि वो हेल्प कर सके। मान लो बहुत कोई गरीब है, ठीक है, बहुत नीडी है, तो उनको हेल्प करने के लिए भी नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होती हैं। सोशल वर्कर्स जो है वो एक तरह से एक तरह उसकी ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन पेशेंट और डॉक्टर की, ताकि वो कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा उनको नीड है उस टाइम पर, तो वो एक तरह के ब्रिज की तरह काम करेंगे बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, तो डायरेक्टली अपने बेसिस पर डॉक्टर से वो मिलवा सके,
ठीक है। और अगर उस पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत है तो वो भी वो सोशल वर्कर उसको प्रोवाइड करवा सकें। सोशल वर्कर शुड बी एबल टू लोकेट द जेन्युइनली पुअर पेशेंट एंड ट्राई टू हेल्प देम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, ड्रग्स, मेडिकेशंस, अप्लायंसेस एक्सेट्रा। तो सोशल वर्कर हैं जो भी हैं उनको एक मतलब उन्हीं पेशेंट्स का मेनली जनरली उनको लोकेट करना चाहिए कि कौन से जनरली जो पुअर हैं या फिर उनको ज़्यादा नीड है तो वो होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ पुअर पेशेंट्स फंड रिसीव्ड एज डोनेशन शुड ही पॉकेट इन द बैंक इन द नेम ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पुअर पेशेंट फंड। तो जो भी मेंटेनेंस के लिए पुअर पेशेंट के लिए फंड आता है वो अलग से उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो फंड आएगा उसी में ये बैंक में जमा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कहीं पर भी ये सब करें तो ये एक तरह से करप्शन भी हो सकता है, तो हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, सोशल वेलफेयर के अंदर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जैसे कि यहाँ पर डेड स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह हमें क्या करना चाहिए मेंटेन करना चाहिए। जनरली सिस्टर इंचार्ज के अंडर आता है, तो जो भी ओपीडी की सिस्टर इंचार्ज है वहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटी से अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, चेयर्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स आसपास ही होना चाहिए, वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, टेलीफोन जो है प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कंप्लेन बॉक्स, सजेशन बॉक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारा हमारे पास हमने जो है 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले इससे पहले क्लास में हमने क्या किया था, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। पहला हमने किया था, और दूसरा हमने क्या किया था, आउट पेशेंट सर्विस या फिर डिपार्टमेंट कि जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं उनको अलग से एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हम उनको कर सकते हैं वार्ड में एडमिट, पर लेकिन जनरली ये आते हैं अपने फॉलोअप्स के लिए और वापस अपने घर जाते हैं मेडिसिन वगैरह लेकर। तो हमने 2 जो है टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। और आज का जो टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।